आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पेडल अप के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और आपके कॉन्सेप्ट भी बेहतर होंगे। तो आज की एक हमारी वीडियो है जो चंडीगढ़ पीआरटीआर ये हमारे इस एग्ज़ाम की कड़ी में एक अगला पार्ट है, जिसमें हम मेनली टीचिंग एप्टीट्यूड वाले पार्ट को कवर करते हैं, जैसा कि हम सभी को पता है। और इससे पहले काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेशन आ चुके हैं। वैसे आप सभी ने देख लिए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ, बट इन एनी केस अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी। उसके माध्यम से आप आसानी से वो सारे प्रैक्टिस सेशन देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज के प्रैक्टिस सेशन की ओर। उससे पहले अगर आपकी कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन है तो आप हमें हमारे ग्रुप पर भेज सकते हैं, जो टेलीग्राम का ग्रुप है, जिसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। साथ ही साथ आप पेडल अप ऑफिशियल चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की ओर, देखते हैं आज आपके लिए क्या खास है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। मतलब शिक्षण का कौन सा करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। टेक्स प्लेस इन डायनेमिक इन्वायरमेंट, मतलब जो शिक्षण है वो गतिशील वातावरण में होता है। इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है आपकी, मतलब बौद्धिक गतिविधि है कहीं ना कहीं। कंटिन्यूस प्रोसेस है या ऑलवेज स्टूडेंट सेंटर्ड। तो हम जानते हैं कि अगर टीचिंग की बात करें स्पेशली, तो आपका वो डायनेमिक इन्वायरमेंट में बिल्कुल हैपन होती है, बिल्कुल ये बात भी सही है। इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, ये बात भी सही है। कंटिन्यूस प्रोसेस है, हाँ लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। बट अगर ये कहें कि टीचिंग इज ओनली स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिविटी या अप्रोच, तो ये बात कहीं ना कहीं अपने आप में गलत हो जाएगी। क्योंकि टीचिंग में आपका अगर स्टूडेंट शामिल है तो उसमें आपका टीचर भी शामिल है। ऐसा नहीं है केवल एक अप्रोच को लेकर आप चल सकते हैं, है ना। तो उसमें कहीं ना कहीं अप्रोचों का एक प्रॉपर मिक्सचर आपको लेके चलना पड़ेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फोर्थ वन, बिकॉज दिस इज नॉट ओनली स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच, या हमेशा के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि टीचर सेंटर्ड अप्रोच हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ लिमिटेशन। हम ये जानते हैं कि जो टीचर सेंटर्ड अप्रोच है उसमें बहुत सारी लिमिटेशन, सीमाएं आपको देखने को मिलती हैं। बट आपको ये बताना है विच ऑफ दिस फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम, मतलब इनमें से कौन सी उनमें से एक नहीं है। तो फर्स्ट कहता है कि बहस की कोई गुंजाइश नहीं, नो स्कोप फॉर डिबेट। समेटिव एवोल्यूशन इसमें होता है। कंप्लीशन ऑफ कोर्स रहता है, मतलब कोर्स आपको पूरा कराना ही कराना है। टीचर्स डज नॉट कंसंट्रेट ऑन राइट आंसर। इसमें कहा गया है कि टीचर जो शिक्षक है वो आपका सही उत्तरों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। तो अगर हम बात करें टीचर सेंटर्ड अप्रोच की, तो आपको अगर मैं एक क्वेश्चन दूँ कि आपको ये बताना है कि कौन कौन सी टीचर सेंटर्ड अप्रोच में आती हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो देखो, नो स्कोप फॉर डिबेट, ये बात भी सही है कि टीचर सेंटर्ड में टीचर ही आपकी मुख्य भूमिका में रहेगा, तो आपको ज़्यादा डिबेट या क्वेश्चन करने का मौका मिलेगा नहीं। समेटिव एवोल्यूशन बिल्कुल सही है, एट द एंड ऑफ द ईयर, मैंने कहा था आपको, है ना। अगर कंप्लीशन ऑफ कोर्स, ये बात बाउंडेशन टीचर के ऊपर रहती है कि उसे कोर्स पूरा कराना ही कराना है। लेकिन अगर बात करें कि टीचर सही उत्तर पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करता है, तो ये बात गलत है, क्योंकि टीचर सेंटर अप्रोच में टीचर को सही उत्तर चाहिए ही चाहिए, है ना। वो नहीं सुनेगा कि आपने ये कैसे सोचा, क्यों सोचा। अगर आपने सही नहीं सोचा तो वो उसको नकार देगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि इट इज़ थर्ड एक्सटेंट टू विच अ टेस्ट मेजर इट परपोर्ट्स टू मेजर इट। मतलब ये थर्ड ना करके आपको ये बताना है कि एक ऐसी, इनमें से चार में से आपको ये टाइप बताना है जिसमें टेस्ट का निर्माण जिस चीज़ के लिए होता है उसको वो फुलफिल करता है। तो क्या वो वैधता है, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी या नॉर्म्स है। तो अगर बात करें कि वैलिडिटी की, तो वैलिडिटी का मतलब है कि अगर आप कोई अचीवमेंट टेस्ट बना रहे हैं तो उसका निर्माण जिस पर्पज़, जिस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है, अगर वो उसको फुलफिल करता है तो हम कहेंगे कि वो वैलिड है, मतलब वो चीज़ वैलिडिटी उसकी साबित होती है। रिलायबिलिटी की मतलब है कि अगर एक टेस्ट को हम अलग अलग तरीक़ों से करा के देख रहे हैं और हर समय लगभग एक से आंसर आ रहे हैं, केवल 19-20 का फ़र्क है, तो उसको कहेंगे रिलायबल है। ऑब्जेक्टिबिलिटी की बात करें तो आपको जैसे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपका कहीं ना कहीं बायस कनेक्ट नहीं होता है, तो उसे कहते हैं ऑब्जेक्टिबिलिटी। नॉर्म्स का आपको पता है, इससे लेना देना कुछ है नहीं, नॉर्म्स से का अलग चीज़ आती है ना, मानदंड के तौर पे। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका वैलिडिटी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू द नेचर ऑफ टीचिंग। मतलब इनमें से कौन सा ऐसा नहीं है, यहाँ नई वर्ड पे आपको ध्यान देना, जो शिक्षण की प्रकृति के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। डायनामिक टूल्स, साइंस एंड आर्ट, डाइवर्सिटी, नॉन बिहेवियर अप्रोच। तो इसमें जो सही बैठेगा, क्योंकि अगर बात करें टीचिंग की, तो टीचिंग डायनामिक टूल है, यूज़ होते हैं उसमें, बिल्कुल बात सही है। साइंस एंड आर्ट, हम कहते हैं टीचिंग इज साइंस और आर्ट, है ना, ये बात भी सही है। अगर बात करें डाइवर्सिटी की, टीचिंग डाइवर्सिफाई होनी चाहिए, ये बात भी हम कई जगह पढ़ते और सुनते हैं, ये तीनों आ जाते हैं। बट
नॉन बिहेवियरल अप्रोच नहीं है, क्योंकि टीचिंग में आपको कहीं ना कहीं इमोशन का भी एक योगदान देखने को मिलता है ना। तो ये इसलिए यहाँ नहीं, हमारा ये आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि फियर ऑफ फेल्योर नीड्स टू बी डिस्करेज्ड इन चिल्ड्रन, मतलब जो असफलता का डर है वो बच्चे में डिस्करेज करना चाहिए विद इन क्लासरूम। बिकॉज क्यों करना चाहिए आपको ये बताना है। तो फियर कैन नॉट हैंडल इन द क्लासरूम, क्योंकि जो फियर है उसको हम हैंडल नहीं कर सकते क्लासरूम में। स्कूल्स कैन नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जो स्कूल या मैनेजमेंट है वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता। फेलियर एंड एरर्स आर नेचुरल पार्ट ऑफ लर्निंग, मतलब जो असफलता या त्रुटियाँ हैं वो सीखने की प्रक्रिया की एक स्वाभाविक हिस्सा है। डेवलपमेंटल फेलियर, क्योंकि आप इसे विकासात्मक विफलता कहेंगे। तो इसमें का जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर बैठेगा, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि जो फेल्योर या आपने जो त्रुटियाँ करी हैं इसका मतलब आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, तभी तो आप वो फेल्योर आपकी लाइफ में आएंगे या आप कोई ना कोई गलती करेंगे। सपोज़ करिए आप लर्निंग कर ही नहीं रहे, ठीक है, स्टक बैठे हुए हैं, तो क्या आप कभी कोई गलती करेंगे? नहीं करेंगे। असफल होंगे? नहीं होंगे। तो असफलता और एरर मतलब त्रुटियाँ करने का मतलब ही है कि आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। तो दीज आर द नेचुरल पार्ट ऑफ लर्निंग। तो इसका जो सही आंसर बैठेगा वो बैठेगा थर्ड वन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि टीचिंग लर्निंग रिलेटेड सक्सेस ऑफ अ चाइल्ड, इट इज़ नेसेसरी दैट अ टीचर शुड, एक बच्चे की शिक्षण अधिगम संबंधी जो सफलता है तो उसमें आपको बताना है शिक्षक का क्या होना आवश्यक है। इनकरेज हिम और हर, मतलब उसे कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करना चाहिए। टीच हिम और हर विथ न्यू टीचिंग मेथड, मतलब उसे कई अलग अलग विधियों के साथ पढ़ाना चाहिए। गिव हिम और हर टेस्ट, यस शुड बीट हिम और हर, या उसे पिटाई लगानी चाहिए। तो देखो यहाँ ये बात कट जाती है। अब कहा है टीचिंग लर्निंग में आपको उसकी सक्सेस को कहीं ना कहीं बढ़ाना है, मतलब बच्चे को सफलता दिलानी है आपको। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में टीचर के लिए क्या नेसेसरी है, किस चीज़ को वो लेके चलेगा। तो इनकरेज हम बिल्कुल बात सही, इनकरेज तो करेगा, बट हमेशा इनकरेज करना ये बात भी सही, इनकरेज करने के साथ भी आपको कुछ करना पड़ेगा। हाँ, इनकरेज उसका एक सब्स्टिट्यूट हो सकता है कि आप उसको और साथ में एक रीइंफोर्समेंट देने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बट जो मेनली चीज़ होगी, अगर बच्चे को आपको एक सफल व्यक्तित्व के तौर पे निखार के लाना है तो आपको अलग अलग टीचिंग मेथड्स की यूज़ करने पड़ेंगे। अगर हो सकता है बच्चा एक टीचिंग मेथड से नहीं सीख रहा है तो आपको दूसरा ट्राई करना पड़ेगा, है ना। तो वो इस फील्ड में अगर सफल नहीं हो रहा है इस तरीके से, अगर वो चीज़ नहीं सीख रहा है, सफल नहीं हो रहा है, तो आप दूसरा तरीका आजमा लेंगे तो उससे सफल हो जाएगा। तो इसका इसलिए ये सही आंसर बनेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि इफेक्टिव टीचिंग इज और आर, मतलब जो प्रभावी शिक्षण है वो क्या है। ऑर्गेनाइजेशन, टीचर्स नॉलेज, इंथुजियास्टिक या ऑल। तो हम सभी जानते हैं अगर बात करें प्रभावी शिक्षण की तो इसमें ये सारी क्वालिटी होना जरूरी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि फॉर लेसन प्लानिंग विच इज फर्दर रिक्वायर्ड, तो लेसन प्लानिंग के लिए आपको ये बताना है क्या आवश्यक है, सबसे ज़्यादा आवश्यक क्या है। तो आपको इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा, ये आपका एज अ होमवर्क क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ और आप आंसर देंगे तो इसका जिनका सही आंसर होगा उनको मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और इससे क्या है आपका थोड़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है, चीज़ें आपको और जानने को मिलती हैं। तो आप ज़रूर आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, मतलब इनमें से कौन सा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। क्या वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाना है, रेडीनेस एंड मोटिवेशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है या नन है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है नहीं है, नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। लेकिन अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाना हमारा बिल्कुल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा है। हम बच्चे को पहले सिंपल चीज़ जो वो जानता है उसके बेस पे ले जाके उसकी कॉम्प्लेक्स चीज़ों की क्लियर करते हैं डाउट। रेडीनेस एंड मोटिवेशन ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, कहा भी गया है कि मोटिवेशन इज़ द की ऑफ लर्निंग, है ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी हम बच्चे में डेवलप करना चाहते हैं। तो ये तीनों आपके करेक्टरिस्टिक्स हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के। तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा नन। मोस्टली हम नन आंसर देते नहीं हैं, तो ये भी एक हैबिट डालना ज़रूरी है। टीचिंग इज़ द बेस्ट डिस्क्राइब्ड एट एज अ ऑक्यूपेशन, वोकेशन, प्रोफेशन या कैरियर। आपको बताना है टीचिंग क्या है, क्या वो ऑक्यूपेशन है, वोकेशन है, प्रोफेशन है, कैरियर है। ये भी आपको एज अ होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूँ, सॉरी। तो ये आपको बताना है कि टीचिंग क्या है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर का द नॉलेज ऑफ टीचिंग हेल्प्स अ टीचर, मतलब जो शिक्षण का ज्ञान है वो शिक्षक की किस प्रकार सहायता करता है। इन अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, ठीक है, मतलब ऑब्जेक्टिव्स की प्राप्ति में, डेवलपिंग स्किल, एवल्यूटिंग टीचिंग या ऑल। तो हम पता है कि अगर शिक्षण का एक टीचर को ज्ञान है, उसके शिक्षण के अलग अलग टाइप्स का उसे ज्ञान है, तो वो बिल्कुल ऑब्जेक्ट निर्धारित करने में, उसको बिल्कुल प्राप्ति करने में उसको मदद करेगा। स्किल डेवलपमेंट भी मदद करेगा, बच्चे की कहीं ना कहीं मूल्यांकन करने में भी मदद करेगा कि अच्छा आज मैंने इस तरीके से पढ़ा है तो कल मैं किस तरीके से इम्प्रूव करूँगा, बच्चा और ज़्यादा से ज़्यादा सीखे। तो उसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, है ना। बहुत खुशी मिलती है जब ऑल ऑफ द अबव आंसर होता है।
विच स्टेटमेंट डज नॉट डिफाइन द मैटर ऑफ टीचिंग एग्जैक्टली, मतलब कौन सा कथन शिक्षण के विषय को सटीक रूप से परिभाषित नहीं करता है। टीचिंग इज अ इंटरेक्शन, आर्ट एंड साइंस, डेवलपमेंटल प्रोसेस, यूजफुल ओनली फॉर सोसाइटी। तो आपको ये बताना है कौन सा नहीं है। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैं अपने प्रीवियस प्रैक्टिस सेशन में करा चुका हूँ, तो ये भी एज अ होमवर्क आपको क्वेश्चन है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि हु इज़ कंसीडर्ड द एक्सपोनेंट ऑफ द मेथड ऑफ ह्यूरिस्टिक टीचिंग। तो आपको ये बताना है ह्यूरिस्टिक टीचिंग जो मेथड है वो किसके द्वारा दिया गया है, प्रतिपादक है, कौन प्रतिपादक है। एडविन अल्बर्ट, एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन अर्नव या नन। तो इसको आपको पता है ह्यूरिस्टिक मेथड की बात करें तो इसके जो प्रतिपादक हैं वो आर्मस्ट्रॉन्ग है ना। इससे ही डिस्कवरी मेथड के तौर पे जाना जाता है। आपको ये भी अगर इसका नाम बदल के आ जाए डिस्कवरी मेथड के प्रतिपादक कौन है तो आपको तब भी आर्मस्ट्रॉन्ग लगाना है ना। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टीचिंग इज कॉल्ड एन एज आर्ट एंड साइंस बिकॉज, अभी हमने कई क्वेश्चन में पढ़ा है टीचिंग इज आर्ट और टीचिंग इज साइंस, तो ये क्यों है आपको ये बताना है। इन्वॉल्वमेंट, एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंट्स, क्योंकि इसमें प्रयोग शामिल है इसलिए कहते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरी टीचिंग में आपके प्रयोग ही शामिल हो, इकट्ठे जाती है। टीचर टीच बोथ BA एंड BSc स्टूडेंट, तो ये बात भी गलत है। जरूरी BA और BSc स्टूडेंट्स को ही टीचर पढ़ाए, वो तो प्राइमरी लेवल पे भी पढ़ाता है, तो वहाँ कहाँ से ये डिग्री आ गई जो ग्रेजुएशन की है आपकी। डेवलप देमसेल्व्स, मतलब विकास कर, क्योंकि वो कंटिन्यू विकसित होता रहता है, विकास करता रहता है चीज़ों को सीख कर। ड्राइंग स्किल, केवल इसमें ड्राइंग कौशल शामिल है, ये बात भी कट जाती है। तो आपका थर्ड ऑप्शन सही बैठ जाता है, क्योंकि टीचिंग आर्ट एंड साइंस इसलिए कहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें कुछ मेथड है ना, और उसको आप एज अ एक स्किल के तौर पे सीख भी सकते हैं, उससे निखार भी सकते हैं अच्छी अच्छी चीज़ें, तरीके सीखने के, है ना। कि यहाँ आपने कोई स्टोरी फिट कर दी, इसको इस तरीके से प्रेजेंट कर दिया, और साथ ही साथ आप ये मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो वो टीचिंग इज़ अ आर्ट एंड साइंस। इसलिए आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि रुद्र एनालाइजिंग दिस द टास्क सबमिटेड बाय हिम टू नो हिज मिस्टेक पॉइंट, व्हाट डज ही डू। मतलब रुद्र ने एक प्रोजेक्ट बनाया, उसे सबमिट कर दिया, बाद में वो खुद ही उसे एनालाइज कर रहा है कि उसकी गलती कहाँ हुई है। तो किस तरीके में आएगा, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग या नन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा असेसमेंट एज लर्निंग, है ना। क्योंकि फॉर लर्निंग में क्या होता है, देखो मैं एक बारीक आपको डिफरेंस बता दूं कि एज लर्निंग और ऑफ लर्निंग कहीं ना कहीं आपके कोई टास्क कंप्लीट होने के बाद के हैं। फॉर लर्निंग ड्यूरिंग द टास्क होता है ना। और अगर बात करें एज लर्निंग की तो कहीं ना कहीं वो सेल्फ इवोल्यूशन में आता है कि बच्चा खुद का मूल्यांकन कर रहा है, खुद का आकलन कर रहा है ना। तो इसलिए एज लर्निंग में आएगा। तो आई होप ये थे आज के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो क्वेश्चन आपको ऐसा होमवर्क दिए गए हैं आप उन सभी का आंसर हमें भेजेंगे, जिससे आपकी नॉलेज कहीं ना कहीं रिवाइज हो। तो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेशन में, तब तक आप ये सारी जो प्लेलिस्ट हैं उनको चेक कर सकते हैं। उसमें कई तरह की आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अगले प्रैक्टिस सेशन के लिए तैयार होकर आएंगे, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करके आएंगे। तो तब तक के लिए मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। टेक केयर एंड बाय।